शुरुआत आज तेलंगाना की खबर से कर रहे हैं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। नर्मला गांव में मनेरू परियोजना की वजह से आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी का हाल बेहाल कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं तेलंगाना के राजन्ना की, और बाढ़ बारिश का कैसा कहर ये पूरा इलाका झेल रहा है, ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेलंगाना के राजन्ना की ये तस्वीरें, जहां घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो लोगों को यहां झेलना पड़ रहा है, मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नर्मला गांव में अपर मनेरू परियोजना से आई बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 7 लोग बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें वायुसेना ने रात भर अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं रेस्क्यू अभियान की। तो देखिए किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दरअसल ये तस्वीरें हैं नर्मला गांव में अपर मनेरू परियोजना के बाद जिस तरह बाढ़ के हालात बने, उसमें लोग फंस गए थे, उनका रेस्क्यू सड़क पर ही किया गया है। 7 लोग बाढ़ में फंसे थे और कैसे सड़क पर ही हेलीकॉप्टर को उतारकर उन लोगों को बचाया गया। वायुसेना ने रात भर ये अभियान चलाया है और तब जाकर लोगों को सुरक्षित जगह पर वो लेकर आ पाए हैं। जब पानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों को बचाकर अपनों के बीच वायुसेना ने पहुंचाया तो वो भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शायद उनको लग रहा था कि वो बच नहीं पाएंगे, मगर भारतीय वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक लंबा ऑपरेशन चलाकर इस अभियान को सफल बना दिया। तो भारतीय सेना के वीर जवानों ने एक ऑपरेशन चलाकर किस तरह से इन लोगों की जिंदगी बचाई है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि बेहद मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए बाढ़ बारिश में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। और इस काम में, इस मिशन में इंडियन एयरफोर्स की मदद की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। तो तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से कई जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। तेलंगाना के राजन्ना जिले की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 47 सड़कें, 23 पुलियाएं और 15 बड़े पुल बाढ़ के पानी में हैं, जिस पर यातायात, वहां पर अभी आवाजाही पूरी तरह से बाधित है, बंद किए गए हैं। बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वायुसेना दिन रात जिंदगी बचाने के इस मिशन में डटी हुई है। आसमान से आफत बरस रही है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा है। ये तस्वीर है तेलंगाना की, जहां कुदरत का कहर इस कदर टूटा है कि कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, घर बार डूब गए हैं, हाईवे पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। मेडक और कामारेड्डी जिले में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीम ने कमान संभाल ली है। बाढ़ प्रभावित इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ के कारण हैदराबाद और कामारेड्डी के बीच सड़क और रेल यातायात ठप हो गया है। बिकनूर तलमादला सेक्शन और अकनपेट मेडक सेक्शन पर बाढ़ के पानी में पटरियां डूब गई हैं, जिससे हैदराबाद और निजामाबाद के बीच रेल यातायात बाधित हो गया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना NH-163 2 जगहों पर बंद है। कुछ ऐसा ही हाल मेडक येल्ला रेड्डी राजमार्ग का है। तो वहीं मेडक जिले के हवेली घनपुर में एक कार सैलाब के साथ बह गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कार चला रहे व्यक्ति को बचा लिया। और पंजाब का गुरदासपुर इस वक्त भारी बाढ़ की चपेट में है। भारतीय सेना ने पंजाब के कुछ हिस्सों में आई भीषण बाढ़ के चलते राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। पंजाब के गुरदासपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हालात खतरनाक होते नजर आ रहे हैं और इन बेहद विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है सेना के जवान कठिन मौसम और खतरे के बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दिन रात लगकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ से भारी बर्बादी हुई है और
दूसरी तरफ खतरनाक हालात में कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। लस्सियन इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने की सूचना मिली। इस पर सेना एविएशन यूनिट के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स ने साहसिक बचाव अभियान चलाया। इन हेलीकॉप्टर्स ने कई बार शटलिंग करके 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, 27 जिंदगियां बचाई। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक हालात में किया गया, जिसमें पायलटों ने एक तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई। जम्मू कश्मीर में पहलगांव में भी आसमानी आफत का कहर जारी है, जिसके कारण लिद्दर नदी उफान पर है। अचानक आए सैलाब में एक आदिवासी परिवार के 22 लोग नदी के बीच फंसे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है और सैलाब से बाहर निकाला है। कैसे एक एक करके लोगों को नदी से बाहर निकाला जा रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया है सैलाब में फंसी जिंदगियों के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगांव में आसमानी आफत के बाद जो हालात बने हैं, नदी उफान पर जिस तरह से है, ये लिद्दर नदी की तस्वीरें हैं। अचानक आए सैलाब में एक आदिवासी परिवार के 22 लोग नदी के बीच में फंसे रहे और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने इस अभियान को खुद आगे बढ़ाया और एक एक कर इन लोगों की जान बचाई। और जम्मू और पंजाब में बाढ़ बारिश के बाद चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन भारतीय सेना ने हमेशा की तरह एक बार फिर से रेस्क्यू की कमान संभाल ली। बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के अखनूर और पंजाब के डेरा नानक पठानकोट में वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर से करीब 90 लोग रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। देखिए कैसे एक एक कर रस्सी के सहारे लोगों को हेलीकॉप्टर तक लाया जा रहा है। बड़ी ही सावधानी से इस कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अगर देखें तो जम्मू और कश्मीर के साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में बाढ़ के कारण हालात खराब हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं और बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें भी क्षतिग्रस्त हैं। इसके कारण रेस्क्यू में जुटी सेना को परेशानी हो रही है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना ने 5 Mi-17 के साथ ही एक चिनूक हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू में लगा दिया है। वैष्णो देवी में हाल ही में आए भूस्खलन के बाद कटरा में स्थानीय निवासियों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि श्राइन बोर्ड ने आपदा प्रबंधन में गंभीर चूक की है और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उदासीन रवैया अपनाया है। श्राइन बोर्ड के खिलाफ कटरा के लोगों की नाराजगी चरम पर है। विरोध में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि श्राइन बोर्ड यात्रियों से बिना वजह पैसे वसूल रही है और लंबी कतारें लगवा रही है। साथ ही इनका आरोप है कि बोर्ड ने टेंडर में वाईफाई और दूसरी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं किया गया। भूस्खलन के बाद कई यात्रियों के लापता होने की खबरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि माता वैष्णो देवी में कभी भी इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। एलजी का यात्रा पर कंट्रोल नहीं है, ये पूरे श्राइन बोर्ड की बड़ी नाकामी है। एक हफ्ते का अलर्ट था, एक रेड अलर्ट था, एक वार्निंग थी कि बहुत बड़ा क्लाउड ब्रस्ट हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। उसके बावजूद भी ये यात्रा क्यों नहीं रोकेगी? यही आपने गलती मचेल माता की यात्रा में की। वहाँ पार्डर में लोगों को रोका नहीं, यात्रा रोकी नहीं, जिससे वहाँ लोग मारे गए। अभी भी वहाँ रेस्क्यू चल रहा है, अभी लाशें पूरी नहीं मिली। और जम्मू के बालीचराना में 35 मकान तवी नदी की चपेट में आकर ढह गए। कई दुकानें भी पानी में समा गई। जम्मू के बालीचराना इलाके में आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ घरों का मलबा ही मलबा देखने को मिलेगा। यहां तेज बारिश के बीच तवी नदी का जलस्तर अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि सैलाब की चपेट में आकर 40 से ज्यादा घर और दुकान ढह गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि महज 1 घंटे में नदी का जलस्तर कई फीट बढ़ गया। लोगों को घरों का सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। किसी तरह से लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। बहुत से लोगों को तो ऐसा लगा कि अब उनका जिंदा बचना ही मुश्किल है। लगभग 35 कार हमारे इधर से चले गए, जो आगे ये पुल के साथ से बच के पुल से आगे थोड़े जाके 35 कार हमारे चले गए। दुकानें भी चले गई, 6 दुकानें चले गई। यहाँ गाड़ियों की वर्कशॉप थी जिसमें इंजन ठीक करते थे, वो सारी वर्कशॉप ही बह गई।
तो सर इधर से गाड़ी भी बह गई, गाड़ी भी बह गई, अचानक ही आ गया। ऐसा हमने पानी नहीं देखा कि जो अचानक ही एकदम आ गया। 1-1.5 घंटे में इतना पानी बढ़ गया, नहीं तो पानी इतना बढ़ने का हमें सवाल नहीं था। और जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ ने वहां के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ से प्राचीन शिव मंदिर और प्रसिद्ध पांडु गुफा मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये ऐतिहासिक मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहाड़ से आए बड़े बड़े पत्थर ने मंदिर को अपनी जद में ले लिया, जिससे मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। न सिर्फ इस मंदिर को नुकसान पहुंचा, बल्कि इस इलाके में कई घर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे लोगों के आशियाने उजड़ गए। एक तरफ पानी का सैलाब और दूसरी तरफ पहाड़ से गिरे पत्थर और मलबे ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। स्थानीय लोगों के चेहरे पर उदासी है और साथ ही मुसीबत के बाद आगे बढ़ने की चुनौती। देखिए कैसे इस बरसाती नाले पर लोग जुगाड़ का पुल तैयार कर रहे हैं ताकि नाले को पार किया जा सके। बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह वो इलाका है जहां बाढ़ बारिश ने काफी तबाही मचाई है। बस तफरी पड़ गई एकदम, लोग आवाज़ें निकालने लगे, सीटें निकालने लगे, तो क्या निकालना था, बाहर फिर भाग ही गए उधर से। पीछे भी मिश्र नाला वो भी ब्लॉक है, तो सारा पैदल ही है, भद्रवाह से पीछे, सुगली से पीछे सारा बहुत नुकसान हुआ। तो इंतजामिया को देखना चाहिए। घर सारा पूरा गांव लगभग जो है जद में आ गया है। ब्यास नदी में आए सैलाब के कारण कुल्लू और मनाली के बीच संपर्क टूट चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम उस जगह पहुंची जहां नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह नदी में समा गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मनाली में पहुंच चुकी है। मनाली का जो संपर्क है वो पूरे हिमाचल के साथ कटा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये आप देखिए, ये नेशनल हाईवे 3 है जो कि चंडीगढ़ और मनाली को जोड़ता है, लेकिन इस हाईवे का पूरा एक स्ट्रेच आप देखिए वो बह चुका है। दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये मनाली का एंट्री पॉइंट है, लेकिन बीच में जो हाईवे का हिस्सा है वो बह चुका है। सैलाब कैसा आया था वहाँ पर आप देखिए, एक मारुति वैन आपको मलबे में फंसी हुई दिखाई देगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये सैलाब रहा होगा। वहीं दूसरी ओर मनाली आने के लिए एक जो ऑल्टरनेट रास्ता है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। अब इस ऑल्टरनेट रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्यास के तेज़ पानी की वजह से कटाव हुआ है और ये पूरा का पूरा जो ऑल्टरनेट रास्ता था ये भी ब्यास नदी में समा चुका है। तो फिलहाल ये स्थिति है इस वक्त मनाली का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से हम आपको हालात दिखा रहे हैं। मनाली और कुल्लू के बीच संपर्क कटा हुआ है और कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर एक टोल प्लाजा ही सैलाब की चपेट में आकर तबाह हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी और पहाड़ों से लगातार जो पानी नीचे आ रहा है वो क्या तबाही मचा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए मेरे पीछे ये टोल प्लाज़ा है, डोलू नाला टोल प्लाज़ा, रायसन इलाका है और यहाँ से आगे मनाली की तरफ जाने का जो हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 3, वहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लेकिन अभी देखिए जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये नेशनल हाईवे नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई एक झील बह रही है, पानी लगातार तेज़ बहाव के साथ जा रहा है। इसी टोल प्लाज़ा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुई थी, जिसमें टोल प्लाज़ा से होकर पानी गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ यही स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है। टोल प्लाज़ा पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक ट्रक और कुछ वाहन यहाँ पर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। टोल प्लाज़ा पूरी तरह से बंद है और ये जो पानी है पहाड़ों से और ब्यास नदी से डाइवर्ट होकर लगातार हाईवे पर आ रहा है। तो इस वक्त ये नेशनल हाईवे नंबर 3, जिसे चंडीगढ़ मनाली ले हाईवे कहा जाता है, उसकी ये स्थिति है। और उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। उत्तराखंड में पहाड़ों के दरकने का सिलसिला थम नहीं रहा। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुई त्रासदी के बाद लैंडस्लाइड की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। वीडियो उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे का है, जहां डवरानी के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एक बार फिर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और मलबा भरभरा कर नीचे आ गया और फिर नीचे बह रहे नाले में जा गिरा। लैंडस्लाइड से भारी मात्रा में मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया है, जिसे हटाने का काम जारी है। ड्रोन वीडियो उत्तरकाशी के हर्षिल का है, जहां कुछ दिन पहले बादल फटने से भारी त्रासदी देखने को मिली थी। यहां भी लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ड्रोन वीडियो में पहाड़ से आ रहे मलबे को देखा जा सकता है। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज भी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट है।
मौसम विभाग ने बारिश के साथ लैंडस्लाइड की भी संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से जोखिम भरे इलाकों में यात्रा नहीं करने की अपील की है। और उत्तराखंड के चमोली में भी लैंडस्लाइड से बॉर्डर हाईवे बंद है। यहां सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वीडियो चमोली के नीति मलारी बॉर्डर हाईवे का है, जहां लता इलाके से 2 किलोमीटर आगे पहाड़ी टूटने से हाईवे बंद हो गया। मलबा इतना ज्यादा है कि मलबा हटाने का काम पूरा करने में अभी कुछ और समय लग सकता है। आज सुबह करीब 9:30 बजे अचानक इस बॉर्डर हाईवे पर पहाड़ों पर मलबा आने लगा। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, नहीं तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। लैंडस्लाइड की सूचना पाकर राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल हाईवे पर आवाजाही ठप है और लैंडस्लाइड वाली जगह के दोनों ओर गाड़ियां फंसी हुई हैं। घंटों से लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, लेकिन परेशानी अभी पूरी तरह से टली नहीं। जिन इलाकों में आज तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड की संभावना जताई गई है, उनमें चमोली भी शामिल है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। फ्लैश फ्लड से आई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश और लैंडस्लाइड के अलर्ट के चलते लोग डरे हुए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बच्चे जिंदगी दांव पर लगाकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। पुल बनाने की मांग यहां सालों से की जा रही है, लेकिन इलाके के लोगों के लिए ये आज भी एक सपना ही है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की है, जहां सदर तहसील में खकईपुरवा गांव में रोज सुबह शाम ऐसी तस्वीरें देखी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे नाव में नदी पार करते हैं। बच्चों के साथ शिक्षक और शिक्षिका भी नजर आ रही है। इन सब की मजबूरी यह है कि स्कूल इस नदी के दूसरी तरफ है, जिसकी वजह से रोज इन लोगों को पानी के खतरे से दो चार होना पड़ता है। देखिए कैसे ये नाव बांस के सहारे चलाई जा रही है। ढंग का एक पतवार भी नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से 20 साल से लोग नाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं, वो भी 12 के 12 महीने। वही प्रशासन की ओर से आश्वासन के अलावा अब तक कुछ नहीं मिला है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी की कई सहायक नदियां हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों के सामने यही मजबूरी है। गांव के लोग उफान के बीच जान जोखिम में डालते हैं और नाव से नदी पार करते हैं। और यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। कई मकानों में पानी भर जाने के कारण लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मनीष वर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो प्रयागराज है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। देखिए इस तरफ मैं काशिफ से कहूंगा वो दिखाएंगे। तमाम लोग अपने घरों में कैद हैं, खिड़कियों से देख रहे हैं। आप देखिए भैया परेशानी हो रही है, भैया उनके पास चलेंगे। हो रही भैया परेशानी आप लोग को? नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये छोटा बगाड़ा का इलाका है। तमाम लोग हैं जो अभी भी देखिए अपने बारजों पे अपनी छतों पर डेरा बनाए हुए हैं, क्योंकि जो पानी है वो उनकी पहली मंजिल तक आ चुका है। अब देख रहे हैं उस सामने सफेद वो व्हाइट मकान आपको दिखाई दे रहा है। 4 मंजिला मकान है, पहले फ्लोर तक पानी आ चुका है। आप देखें, मैं अपने सहयोगी काशिफ से कहूंगा दिखाइए इन तस्वीरों को। तमाम लोग भैया परेशानी हो रही है, ऐसे ही रह रहे हैं कि निकलेंगे यहाँ से? तो आपने देखा तमाम लोग हैं जो अपने घरों में अभी इस वक्त देख रहे हैं छतों पर हैं। मजबूरी है इनके सामने, क्योंकि एक बार फिर प्रयागराज में, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बार फिर दोबारा जो है ये प्रयागराज जो शहर है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। तारागंज घाट पर सैलाब ने कब्जा कर लिया है। खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लहरों के बीच से ये रिपोर्ट देखिए। एक बार बाढ़ का कहर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और गंगा और नदियां, दोनों ही नदियां अपने उफान पर है। हमारी मौजूदगी इस वक्त छोटा बगाड़ा इलाके में है। आप देख सकते हैं ये तमाम मकान है जो बाढ़ के पानी के जद में आ गया है और पहली मंजिल तक फिर से एक बार लोगों के मकानों तक पानी पहुंच गया है। लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर जो है राहत शिविर में फिर से जा चुके हैं। हमारी कोशिश रही कि हम कुछ लोगों से बात करें कि वो अपनी परेशानियों को बताएं, क्योंकि दोबारा एक बार फिर से उनको बाढ़ की जो परेशानी है उनका सामना करना पड़ा। अभी उस स्तर पे पानी नहीं है, लेकिन ये है कि पानी अगर बढ़ता रहा
तो समस्याएं फिर फेस करनी पड़ी। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं वो महाकुंभ का क्षेत्र है। आप देख रहे हैं जो पूरी तरीके से जो पानी में सराबोर है। ये लहरें आपको ये किसी समुंदर से कम दिखाई नहीं देंगी। हालांकि ये गंगा नदी आप देख रहे हैं और जिस तरीके से उफान पर है ये गंगा नदी और लगातार इसका जल स्तर बढ़ रहा है और एक बार फिर जो प्रयागराज है वो बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। रीवा जिले के क्योटी जलप्रपात में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर क्योटी जलप्रपात में मां बेटी बह गईं। दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे का वीडियो सामने आया है जो दिल दहला देने वाला है। बार बार प्रशासन की तरफ से ये ताकीद की जा रही है, ये हिदायत दी जा रही है कि ऐसी जगहों से फिलहाल लोग दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से माँ बेटी दोनों पानी में डूब गईं और उसके बाद पानी का इतना तेज बहाव था कि वो उन्हें बहा ले गया। हादसे में दोनों की मौत हो गई है। अब इस हादसे का वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। संभल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आज यूपी के सीएम को सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य भी मौजूद हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। ये पन्ने संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट के हैं। न्यायिक आरोप ने 450 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आज सीएम योगी को सौंपा गया। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई है। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब संभल छोड़ गए हैं। आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, यानी 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 48 साल में घटी है। तो फिलहाल संभल में करीब 85% मुस्लिम आबादी है। पिछले साल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा बढ़ गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी। 29 नवंबर 2024 को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था। इसी आयोग ने आज गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी है। आज रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है और संभल दंगों की जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सौंप दिया है। सर, आपको लगता है कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी जो है वो संभल में रही? कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का पक्ष क्या है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कहा गया है, दिखाते हैं आपको। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। संभल पर आई रिपोर्ट के बाद जहां इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं इस रिपोर्ट पर वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। किस तरह से हरिहर मंदिर में जब उसका सर्वे हो रहा था 1924 तारीख को, वहाँ पे सुनियोजित साजिश के तहत वहाँ पे षड्यंत्र किया गया, वायलेंस करने की पूरी कोशिश की गई, सर्वे टीम को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की गई। तो ये सारी बातें एसआईटी की इस रिपोर्ट से सिद्ध होंगी और जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने झूठा नैरेटिव फैलाया था कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहाँ पे वायलेंस हो गया, ये एसआईटी रिपोर्ट उनको फैक्चुअली करेक्ट करती है। कुछ संगठन कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है, ये पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है तो वो इस एसआईटी रिपोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं। पर जितनी भी बातें एसआईटी ने कही है वो वीडियो फुटेज के आधार पे कही है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे कही है। अगर आप वहाँ पे गाड़ी में आगजनी कर रहे हैं तो एसआईटी क्या लिखेगी? एसआईटी क्या अपनी आंखें बंद कर लेगी? अगर वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप किसी ने फॉर्म किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्वे के जो एडवोकेट्स हैं उनको एलिमिनेट करने की पूरी योजना करी जा रही है तो एसआईटी क्या करेगी? एसआईटी क्या उसके लिए चुप बैठ जाएगी? तो ये सारे लोगों का काम है कि जब संविधान के अनुरूप काम हो तो एक गलत नैरेटिव फैलाया जाए और हर चीज पे प्रश्न चिन्ह उठाया जाए। और बिहार से अहम खबर है, बिहार में आतंकी साजिश को लेकर हाई अलर्ट। जैश के 3 आतंकियों के होने की खबर सामने आई है। आतंकियों के नेपाल के रास्ते बिहार पहुंचने की खबर है। बिहार पुलिस ने इन आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। बिहार पुलिस ने
आतंकियों पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। तो ये तस्वीरें जरा गौर से देख लीजिए। 3 आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई हैं। तीनों को जैश का आतंकी बताया गया है और जानकारी, चिंताजनक खबर जो है वो ये कि नेपाल के रास्ते जैश के ये तीनों आतंकी बिहार में दाखिल हो चुके हैं। और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा नए विवादों में घिर गई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी का कहना है कि दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए पार्टी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से माफी मांगने को कहा है। दरअसल दरभंगा के अतरबेल में राहुल गांधी एक रैली को संबोधित करने वाले थे। बीजेपी का कहना है कि संबोधन से पहले मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे बिहार समेत पूरे देश का अपमान बताया है। यही तो लेवल है, उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म की बात है। और राजस्थान हाईकोर्ट ने आज 2021 में की गई सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती को रद्द कर दिया। इस भर्ती के लिए 859 पदों के लिए एग्जाम हुए थे। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। अब इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद भर्ती परीक्षा को आखिरकार रद्द कर दिया। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी एक बार देखेगा तो ये देखेगा जिस प्रकार से परीक्षण हुआ ऑनरेबल कोर्ट द्वारा। मैं कहूँगा कि शायद ऐतिहासिक है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जितने भी जो पिटिशनर्स हैं और जो बेरोजगार हैं उनको, कि आज सच में जाके और न्याय को महसूस किया लोगों। सरकार कोई जवाब नहीं देती थी और अंत में तो कहने लगी कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, फिर कहने लगी कि आंशिक तौर पर लीक हुआ, सिर्फ 2 सदस्य पकड़े गए। तो सरकार का कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण रवैया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। वहीं एसआई भर्ती रद्द होने पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने खुशी जताई है। कई बार कहा था तो वो कहते हमारी सभा में नहीं आए, हमारे धरने पर नहीं आए, तो ये कैसे हो सकता है? अगर हम बेनीवाल आगे मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री भी बन जाएं तो कैसे जा सकते हैं? वो तो बेवकूफ़ बनाने का बयान दे रहे हैं। वो किसी तरह से तुक नहीं पर कर रहे हो तो अच्छा है। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा विवाद का एक और वीडियो सामने आया है। नवी मुंबई के पनवेल में मराठी परिवार एक हिंदी भाषा शख्स से बहस करता दिखाई दिया। ये पूरी आप नोकझोंक सुनिए। मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला? मराठी क्यों बोला? नहीं बोलूंगा। ये वीडियो नवी मुंबई के पनवेल का है, जहां की गोल्डन सिटी सोसाइटी में हिंदी और मराठी भाषा को लेकर नोकझोंक हुई। इस वीडियो में एक मराठी परिवार कार से बाहर निकलकर सोसाइटी में खड़े परिवार से मराठी में बात करने को लेकर बहस करता दिखाई दिया। मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। You need to respect our Maharashtra tradition. I respect Maharashtra. Don't shout, okay? Just get lost from here. Get lost from here. जा यहाँ से, ज़्यादा चिल्ला नहीं। चिल्ला, जो जा यहाँ से। मराठी परिवार की महिला इस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने की धमकी देती है, लेकिन ये शख्स हिंदी बोलने पर अड़ा रहता है। अब हिंदी और मराठी भाषा का ये विवाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और मुंबई के आजाद मैदान में कल से मनोज जरांगे का आंदोलन शुरू हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर जरांगे समर्थक आजाद मैदान में जुटने शुरू भी हो गए। अपडेट देखिए। तस्वीरें मुंबई के आजाद मैदान की हैं। ओबीसी कोटे पर आरक्षण का संग्राम छिड़ा है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे के समर्थक जुटने शुरू हो गए। मुंबई के आजाद मैदान में कल से मराठा आंदोलन की गूंज सुनाई देगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये 50% ओबीसी में आरक्षण देते समय ये चीज़ था कि कुणबी का जो दाखला था जो बहुत जन को मिला हुआ है, लेकिन उसका वैलिडेशन नहीं हो रहा है। वैलिडेशन के लिए
सरकार की मशीनरी काम नहीं कर रही है, तो जिनके पास कुंडी मिला है उनको वैलिडेशन मिले। गवर्नमेंट आती गई, सीएम बदलते गए, यही लोग 6, 7, 8, 10 साल से वहाँ पे है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कौन क्रिएट कर रहा है? मेरे ख्याल से, मेरे मान्यता से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, जो 6 बार लिख के वो अपनी बातों पे और अपने वादे पे खरी नहीं उतर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यहाँ 5000 प्रदर्शनकारी लाने की इजाजत है, तो मराठा आंदोलनकारियों का कहना है कि कल लाखों लोग जुटेंगे और इस बार सबसे बड़ा आंदोलन होगा। बिहार के वैशाली में लालगंज में कच्चा तेल से भरा टैंकर दुर्घटनाग्रस्त होकर गुमटी पर पलट गया। पश्चिम बंगाल की हल्दिया से नेपाल जा रहा ये टैंकर एक पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया। दुर्घटना के बाद टैंकर से कच्चा तेल सड़क पर फैल गया। आसपास के ग्रामीण बाल्टी, डिब्बे, बोतल और यहाँ तक कि कपड़ों से भी तेल भरने लगे। आरोप है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन कोई रोकथाम नहीं की गई। तेल लूटने की खबर फैलते ही आसपास के गांव से भी लोग मौके पर पहुंच गए। लोग बाइक से कई बाल्टी लेकर मौके पर पहुंचे। देर शाम तक लोग टैंकर से बहा तेल इकट्ठा करते रहे। दरअसल टैंकर सीधे सड़क किनारे बनी एक गुमटी के पास पलट गया। हादसे के वक्त गुमटी मालिक बाहर खाना खा रहे थे, जिसकी जान बच गई। उन्होंने बताया कि हादसे में उनकी दुकान पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उन्हें करीब 40,000 रुपए का नुकसान हुआ। गुमटी मालिक ने प्रशासन से नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। हादसे में टैंकर चालक शाहिद खान गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। और महाराष्ट्र के पुणे में मशहूर श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति मंदिर में एक साथ हजारों महिलाओं ने गणपति की आरती की। इस दौरान प्रसिद्ध दगड़ूशेठ गणपति पंडाल में हजारों की संख्या में महिलाओं ने संस्कृत पाठ अथर्वशीर्ष का जाप किया। इससे पूरे शहर का माहौल पावन और भक्तिमय हो गया। पुणे के धर्मार्थ संगठन श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपति ट्रस्ट के मुताबिक आज सुबह पारंपरिक कपड़े पहने हजारों महिलाएं दगड़ूशेठ गणपति पंडाल के सामने एकत्रित हुई और अथर्वशीर्ष का जाप कर आरती पढ़ी। अथर्वशीर्ष संस्कृत में रचित एक लघु उपनिषद है जो ज्ञान और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। हर साल गणेश उत्सव के दूसरे दिन हजारों महिलाएं संस्कृत पाठ अथर्वशीर्ष का जाप करती हैं। पीएम स्वनिधि यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम 2020 शुरू की गई थी और इस योजना के तहत सरकार छोटे व्यापारियों जैसे स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी लोन देकर उनकी आर्थिक मदद करती है। इस स्कीम को अब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और उसकी ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के लिए 7,332 करोड़ का बजट रखा गया है। योजना से 50 लाख और लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 1.15 करोड़ हो जाएगी। इस योजना को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं का विभाग लागू करेगा। पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन के बाद लोन की राशि बढ़कर 15,000 रूपए, दूसरे लोन की राशि 25,000 रूपए, जबकि तीसरे लोन की राशि बढ़ाकर 50,000 रूपए कर दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने योजना के तहत दूसरा लोन लिया है उन्हें यूपीआई लिंक्ड यूपे क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इमरजेंसी में इस कार्ड का इस्तेमाल भी काफी मददगार होगा। इसके अलावा डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर रिटेल और होलसेल लेन देन पर 1,600 रूपए तक का कैशबैक पा सकेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब स्ट्रीट वेंडर्स को एंटरप्रेन्योरशिप, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल कौशल के बारे में भी बताया जाएगा।